सो हेलो, कैसे हो सारे के सारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ रोड मैप टू IIT JEE। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी IIT में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको किस किस तरीके से चीज़ें आपको एक प्रोसेस में की जाएंगी, एक पूरा रास्ता मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, मैं आपको रास्ता बताऊँगा और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे अवॉइड करनी है चीज़ें, वही बताऊँगा। बस आपको फॉलो करना है एक कंसिस्टेंट वे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि IIT क्या है। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि देश के सबसे अच्छे बेस्ट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए जो माने जाते हैं। अब देखते हैं कि आपको IIT में जाने के लिए क्या करना है। IIT में जाने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, एक होता है आपका मेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका एडवांस। अब मेंस और एडवांस दोनों अलग अलग एग्जाम और दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मेंस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, मेंस जब आप देते हो तो आपका मेंस का सिलेबस अलग होता है, एडवांस का सिलेबस अलग होता है। आपको मेंस की कट ऑफ निकालनी होती है, फिर आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप मेंस निकालने के बाद आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं और भी कई सारे कॉलेज में IIT में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मेंस निकालने के बाद में। लेकिन इस वीडियो में बात हो रही है कि हमको तो जाना है IIT, तो IIT जाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा JEE एडवांस। अब JEE एडवांस की बात कर लेते हैं, ठीक है। JEE एडवांस क्या होता है? JEE एडवांस आपका एग्जामिनेशन है जिसका सिलेबस मेन से थोड़ा लेवल जो है, मेन से उसके लेवल की बात करें काफ़ी हाई होता है एडवांस का लेवल। तो भैया ये कितने नंबर का होता है, इसका क्या पैटर्न रहेगा, ये हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि एडवांस से क्या पैटर्न है, मेन से क्या पैटर्न है। इसमें एक प्रॉपर रोड मैप है, ठीक है। अभी ये समझ लो कि 2 एग्जाम आपको देने हैं। अब देखो, इसमें ये भी समझो कि मेंस का एग्जामिनेशन, अभी तक आपको 10th में क्या था, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। तो बोर्ड का एग्जाम हमारा, आपने 10th में कोविड वाला आपका बैच, तो आपने वो भी नहीं दिए हैं, आपको तो अभी आदत भी नहीं इतना बैठने की। आपको मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 3 घंटे में हो जाता है, ठीक है, 3 घंटे में। एडवांस के लिए आपको चाहिए होते हैं कुछ 6 आवर्स, ठीक है। डरना नहीं है, पूरा प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो हमारा हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि टाइम। अगर आप अभी 11th में आए हो या अगर आपकी 11th आधी निकल भी गई है, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके पास टाइम काफ़ी है, टाइम सफिशिएंट टाइम है आपके पास, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में आना क्या वाला है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इसका सिलेबस क्या है तो आप क्या पढ़ोगे, आप ऐसा मार्क्स स्कोर कैसे कर पाओगे, है ना। बात सही है ना। हाँ भैया, आपकी बात तो सही लग रही है। चलो सबसे पहले हम इसका सिलेबस पता करेंगे। अब क्या है सिलेबस, हम कैसे पता करें, देखो आपको ऑफिशियल जाना है JEE की साइट पे, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, IIT JEE मेंस का सिलेबस अलग होता है, एडवांस का सिलेबस अलग होता है, ठीक है। अगर आप पहले मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो हम मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा अपग्रेड करके एडवांस का भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आप सिलेबस में समझो मार्क्स का वेटेज, आपका जो 11th पढ़ने वाले हो, आप जो 11th क्लास पढ़ने वाले हो उसका कितना वेटेज है, उसका मोर देन अप्रोक्सीमेशन में मानूँ तो 40% वेटेज रहता है, ठीक है। JEE में आपके 11th का अप्रोक्सीमेशन में लूँ तो 40% वेटेज रहता है आपके मेंस में, ओके। अब भैया अच्छा, मार्क्स की बात समझ में आ गई। चलो तो अब आपको करना क्या है, 11th से आपको अपने बेसिक्स को अच्छा करना है, ठीक है। अगर आप एडवांस की बात करो तो आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं, ठीक, क्योंकि जब एडवांस के सवाल को सॉल्व करोगे तो होता है कि आपको एक क्वेश्चन में, आपके एक क्वेश्चन के अंदर उसमें मल्टीपल आपके लग रहे होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स आपको लगाने पड़ते हैं उसमें, ठीक है, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है, हम पढ़ते हैं तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं। अब बैकलॉग्स को आपको कैसे निकालना है उससे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक आपको प्रॉपर सबसे पहले तो शेड्यूल क्रिएट करना है आपका, ठीक है। अब शेड्यूल में आपका डेली पढ़ाई होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए वही बताऊंगा। अगर आप मेंस के एस्पिरेंट हैं, मेंस के बेसिस पर कि आपको कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बात होने वाली है कि हमने भैया टाइम हमारे पास ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक टाइम है आपके पास, अच्छा खासा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस भैया हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे मैंडेटरी चीज़ जो रहने वाली है वो आपके लिए ये रहेगी कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अभी आप 11th में हो तो 11th में क्या होता है कि 3
कैटेगरी में बच्चे मैं बांट देता हूँ। पहला होता है कि जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप स्कूल में हैं। दूसरे जो बच्चे सिर्फ कोचिंग के अंदर हैं, कोई स्कूल उनको नहीं आना होता है। तीसरे बच्चे वो भी होते हैं जो क्या करते हैं, ना ही स्कूल जाते हैं ना ही कोचिंग जाते हैं, प्रॉपरली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो, ठीक है, घर पे या फिर कहीं पे भी बाहर रह करके। तो सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है वो इनको जो सिर्फ घर पे रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कि होता क्या है, आप अभी क्लास 10 से आए हो या ठीक है, आप अभी छोटे से बच्चे थे अभी तक, अचानक से आप एकदम इतनी बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खुद से आपका डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो पाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो स्कूल भी जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं। तो क्या है, ये कैटेगरी नंबर हमारी 2 हो गई। अब क्या है इसमें कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि बेसिकली आपका थोड़ा डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आप स्कूल जाओगे तो एक टॉपिक चल रहा होगा, होमवर्क वगैरह करना होगा, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है। उससे बात होगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इसके बिना सोच रहे हो कि मेरे बिना सेल्फ स्टडी किए जेईई एडवांस निकल जाएगा या आप आईआईटी में पहुंच जाओगे, तो आप बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में हो। इस चीज़ को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोचिंग्स। कोचिंग में भी आपके 2 टाइप की कोचिंग आ जाती हैं, एक आप जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, एक जो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। इसकी हमारी नेक्स्ट बात हमारी यही है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब देखो यूजुअली क्या हो रहा है ना यार, कि कुछ बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 वाली कैटेगरी में, और कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि यार कुछ बच्चों को जो ऑफलाइन में है उनको थोड़ा बेनिफिट रहता है, ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में इस नंबर 2 की बात करूं तो अगर आप इसमें डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे, ठीक है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई कैन गारंटी कि जो आपका ऑफलाइन है ना उससे ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हाई होने वाली है। कि ऑफलाइन में क्या हो, आपका इंटरेक्शन थोड़ा होता है और थोड़ा आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है आने जाने में सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ये भी डिपेंड करेगा आप किस तरह पढ़ रहे हो। आप ऑफलाइन जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जाके कई सारे प्लेटफॉर्म जो अभी अभी आए हैं, आपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आप इसके बारे में। कई सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हुए हैं काफ़ी लो कॉस्ट में, वो काफ़ी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। यार देखो, आप पढ़ लिए, आपको पता चल गया सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इसके बाद बात आएगी आपका जो कोचिंग पढ़ोगे, आपको वहाँ पे मटेरियल दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करनी है, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करोगे ना तो क्या होगा, आपके अंदर जब आपसे सवाल नहीं बनता है, याद रखो ये चीज़, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा बिगाड़ते हैं, जगह बिगाड़ते हैं थोड़ा। जब आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, मान लो आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, एक कंसेप्ट था आपने पढ़ लिया उसको, अब जब आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा जैसे जैसे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। इसलिए DPPs को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अब DPPs की बात क्या आती है कि कई बार हम सोचते हैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, तो एक्स्ट्रा बुक्स के ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। लेकिन अब एक्स्ट्रा बुक्स में क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा बुक्स में क्या है, एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आपको बुक्स जो हैं वो लिमिटेड खरीदनी है, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो ना तो फिर सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं कि आज हम गए, आज एक को फॉलो किया, कल दूसरे की बात मान ली, कल तीसरे को, तो क्या होगा ना, आपके पास लगभग 100 से 150 बुक हो जाएंगी। अगर आप ऐसे सबकी बात मानोगे ना, आप 100 से 150 बुक खरीद लोगे। याद रखो, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स की लाइब्रेरी नहीं क्रिएट करनी है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे ये बुक लेनी है, पेरेंट्स कहेंगे ले लो भाई, आप भाई हमारा बच्चा 18 पहुंच जाए और हमें क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यूट्यूब से। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। और आई कैन गारंटी कि आपको मेंस लेवल तक का जो कंटेंट है, ठीक है, आपको इस जेईई मेंस लेवल तक का कंटेंट पूरा यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। बस अब आपको चैनल ढूंढना है
और आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने। क्वेश्चंस के लिए आप पर्सनली बुक भी ले सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कई सारी ऐसी बुक्स आती हैं, आप उनको लेके काम कर सकते हो। अब आपको एडवांस लेवल का तो प्रॉपर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर प्रॉपर बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसको लाइक करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, या फिर आप कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप आइए मेरे पास इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, देखो अभी तक की आपने पढ़ाई करी बहुत अच्छा, अगर आपने ये नहीं किया भैया ऐसा क्या है, अगर तुमने ये नहीं बनाए, देख लो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ और इनको समझ जाओ, नोट्स, ठीक है। और नोट्स वो भी कैसे बनाने हैं आपको, नोट्स आपको बनाने हैं प्रॉपरली हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन बनाने हैं। अब इसमें एक ये गलती मत करने लगना, क्या करते हैं हम कि यार पहले हम देखो, पहले जब हमारे लेक्चर अटेंड करेंगे तब नोट्स बनाएंगे, तब नोट्स आप बना रहे हो कि इसमें रफ में बना रहे हो। फिर अब जैसे ही अपने रूम पे पहुँचे या फिर आप घर पे पहुँचे, मान लीजिए आप घर पे पहुँचे तो आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसको फेयर कर रहे हो। बस यार ये मत करना, इससे क्या होता है ना, आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको नोट्स होने चाहिए प्रॉपर हैंड रिटन, ताकि आपको जब आप पढ़ो और खुद के नोट्स होने चाहिए, ये नहीं हैंड रिटन दूसरे के फोटोकॉपी करा लिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जब आप खुद से नोट्स पढ़ते हो तो आपको वो नोट्स जल्दी से याद हो जाते हैं, ठीक है। हाँ भैया चलो अब आगे चलते हैं। एक और चीज़ समझ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, इनका बड़ा ध्यान रखना, इनका बोर्ड्स का, क्योंकि हो सकता है भी कोविड की वजह से क्राइटेरिया हटा हुआ है बोर्ड का। जब तक आप आओ तब तक हो सकता है कोविड खत्म हो जाए, आपका क्राइटेरिया वापस से आ जाए, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो क्राइटेरिया लगा हुआ था 75% का, ठीक है, 75 फॉर जनरल था एंड 65 फॉर SC एंड ST, ओके। अब जो 75% का क्राइटेरिया लगा हुआ है, देखो कई सारे केसेस क्या होते हैं कि बच्चों के जेईई मेन से मार्क्स होते हैं कितने, मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स थे 110 में 110, 120, 130, तो उनको इसमें मेंस वो NIT उनको मिल सकता था, ठीक है, NIT मिल सकता था, कोई भी उन्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता। लेकिन क्या इशू क्या हो रहा है, इशू उनके साथ में ये हुआ है कि जो उनके बोर्ड के मार्क्स हैं, जो उनके बोर्ड के मार्क्स हैं वही नहीं है, वो इतने हैं ही नहीं, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, समझ रहे हो। सो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपने बोर्ड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड्स में हो जाएगा तो आपका अच्छा रहेगा, बोर्ड्स का स्कोर आपको आगे भी काफ़ी हेल्प देता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है यार, देखो जब हम इतने बड़े स्प्रिंट की तैयारी करते हैं, बेसिकली स्प्रिंट क्या है यार, हमें पता है हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है IIT, ठीक है, और आज तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार यार आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप सोचते हो यार अभी 10 से आया हूँ मैं, मस्त रूम है मेरा यहाँ पे, मस्त AC वेसी लगा हुआ है, मस्त खाने को मिल रहा है, यार आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस दुविधा में बिल्कुल मत रहना मेरे भाई कि ये जो एग्जामिनेशन है आपका IIT JEE का, ये आपके स्कूल के FAs, ठीक है, या PTs बोल दो या फिर बोल दो SAs, वो नहीं है, ये प्रॉपर एग्जाम है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, आपको डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा, आपको रोज की रोज डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है, कि आपको कितना और ज़्यादा कैसे सो रहे हो, कितना सोना है। सोने की अगर बात आ गई तो यहाँ से समझ लो, सबसे बड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपकी जो नींद है ना, स्लीप, उसको कम कर देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है। ये आपका सबसे बड़ा आपका ये मिसकंसेप्शन है। याद रखो, जितने आपकी, मैं नहीं बोलता हूँ, कभी क्वांटिटी की बात नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्लीप जितनी होगी वो आपके लिए बेटर होगी। अगर आप कम सो गए आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा एक बात सोचो, क्या मतलब है कि यार आप 4 घंटे सो रहे हो, मान लेता हूँ मैं, कुछ बच्चे होते हैं बड़े शौक में
3-3 घंटे सो रही हैं, ठीक है, बाद में उनको ऐसा हेल्थ इशू हो गया कि इनको 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा, ठीक है। तो क्या मतलब है, ऐसा कोई मतलब है ऐसे आपको टाइम रिड्यूस करने का। और कई बच्चे क्या करते हैं कि 3-3 घंटे सो रहे हैं, 3-3 घंटे आप सो रहे हो और आप मस्त बैठ के फिर दिन भर क्या कर रहे हो, फिर आप दिन भर यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना, कहीं इंस्टाग्राम पे हो, कहीं रील चला रहे हो, ठीक है, कहीं शॉर्ट्स देख रहे हो, ठीक है, कहीं आप फिर वो बात कर रहे हो इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हो। तो ये नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए अभी, स्लीप है, उसके साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे हम, ठीक है। स्लीप हो गई। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ। देखो इन चीज़ का ध्यान रखना, बच्चों ने बोला जाता था कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ आपकी सही रहेगी तो आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें। अब हेल्थ देखो कैसे सही रहेगी, अगर आप सही फूड करोगे, सही फूड लोगे, ठीक है, अगर आप सही नींद लोगे, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, तो इन सारी चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। नंबर 3 पे है आपका कॉन्फिडेंस। अब जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, जब आपको डीपीपीस दी जा रही हैं, डीपीपीस आपको जो मिल रही हैं, अगर सबसे पहले क्या है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या बेस्ट ऑप्शन है, इसको दोबारा से करो, ठीक है, अगेन एक बार फिर से पढ़ो। जब कंसेप्ट क्लियर है डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो या आपको डाउट आएगा, ठीक है। जब आपका डाउट क्लियर होगा तो क्या होगा, आपको ऑन एवरेज आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग ही नेक्स्ट लेवल पर जाती है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री क्या लिखा है, याद रखो केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और वास्तविकता में केमिस्ट्री आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको केमिस्ट्री को बड़ा ही सही से पढ़ते चलते रहना है, ठीक है। केमिस्ट्री में कई जगह आप ऑर्गेनिक में रट भी सकते हो, अगर आपकी रटने की कैपेसिटी अच्छी है रट लो केमिस्ट्री को, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक को रट लो, इनऑर्गेनिक को बड़ा टफ लोग मानते हैं, ऐसे टफ कुछ होता नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट लो, सीधा बोल रहा हूँ, रट्टा मार, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, कुछ के रीजंस होंगे कुछ के नहीं होंगे, तो उनको सिंपली रट लो, ख़त्म करो। केमिस्ट्री आपका अच्छा खासा स्कोर। और एक बात और यहाँ से सुनते चले जाओ, रोड मैप है, कुछ भी आपको इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा रिव्यू बता रहा हूँ आपको कैसे चीज़ें करनी है। होता क्या है, एडवांस की एक और चीज़ सुन लो आप, मेंस में क्या होता है ना, आपको टोटल नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। मान लो मेंस आपका 300 का हो रहा है अभी, आप इसमें ले आओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फिजिक्स में इतने होने चाहिए, केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने। लेकिन एडवांस में क्या होता है, जो एडवांस की बात करें तो एक तो कट ऑफ निकलती है आपकी ओवरऑल। आपकी जो कट ऑफ है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है आपकी ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, दूसरी होती है आपकी सब्जेक्ट वाली कट ऑफ। अब क्या है, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसको नंबर 2 इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका ओवरऑल जो मार्क्स है, आपके जो टोटल नंबर हैं वो आपके कट ऑफ में होने चाहिए, जो कट ऑफ निकलती है उससे ऊपर होने चाहिए। और आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मार्क्स की भी कट ऑफ होती है। आप यहाँ के इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मान लो फिजिक्स की निकली है 10, ठीक है, केमिस्ट्री की मान लो 10, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मैथ की भी 10। अगर आपके नंबर हैं मान लो 40, ठीक है, 40 आपके नंबर आए हैं। अब क्या 40 नंबर कैसे हैं आपके, इसमें आपने पा लिए 15 नंबर, ठीक है, यहाँ आपके 5 नंबर रह गए हैं और यहाँ भी आपके 20 नंबर हैं। तो अब देखो क्या सीन बन रहा है, सीन ये है, और आपकी कट ऑफ गई है 30 नंबर, ठीक है, कट ऑफ आपकी गई है 30 मार्क्स की कट ऑफ है। तो सीन क्या बन रहा है कि आपकी ओवरऑल कट है वो आप क्लियर हो यहाँ पे, लेकिन आप फिजिक्स में भी क्लियर हो, मैथ्स में भी क्लियर है कट ऑफ, लेकिन केमिस्ट्री में भी कट ऑफ क्लियर नहीं है। मतलब केमिस्ट्री में आपने मामला गड़बड़ा लिया, ठीक, तो क्या आप एडवांस क्वालिफाई हो गए, नहीं हो गए आप। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें केमिस्ट्री से
बड़ी दोस्ती करके चलनी है और केमिस्ट्री आपको अच्छी खासी स्कोर बूस्टअप करेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। अब क्या होता है ना, ये आपकी टीनेज होती है बेसिकली, ये आपकी एज ही ऐसी है टीनेज, इसमें आपके हार्मोन्स थोड़े चेंज हो जाते हैं बॉडी में, एक अपोजिट जेंडर के प्रति आपका अलग अट्रैक्शन होने लगता है। तो आपको क्या करना है, अब डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके से हैं। आपके फ़ोन, सबसे बड़ा फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन है। जो आपका फ़ोन है वो डिस्ट्रैक्शन का भंडार है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन का भंडार। आपके फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स होंगे, इंस्टाग्राम, पता नहीं कितने, फेसबुक, जो भी होंगे, सबको क्या करना है, वो कंट्रोल करना है। देखो, जितना इनसे बचे रहोगे उतना आपका माइंड फ्री रहेगा। जितना आपका माइंड फ्री होगा उतना आप अच्छे से काम कर पाओगे, उतनी आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलो वन पाथ। वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, दोबारा से सुन लो कि आपको एक टीचर की गाइडेंस चाहिए। ठीक है, आपको एक ही बात माननी है, वन मेंटरशिप वाला रूल रख लो यहाँ पे। ठीक है, एक ही आपको बात माननी है, मस्त। और 8 क्या, जब भी आपको डाउट आए, जब भी आपको डाउट आ रहा है, आपको क्या होता है, डाउट आता है, डाउट जब आता है ना तो क्या होता है, क्लास में शर्म की वजह से डाउट नहीं पूछते हैं, हेजिटेशन होती है डाउट पूछने में। अबे किसके लिए, किस चीज़ की तुम्हें हेजिटेशन है? याद रखो, कहीं मैंने पढ़ा था कि साधु और स्टूडेंट्स, इन लोगों को इज्जत नहीं होती है। तो कभी ऐसा मत करो कि यार आपका ड्रीम है, आपका आईआईटी किसको जाना है, आईआईटी तुम्हें जाना है। अगर तुम्हारा डाउट तुम्हें आया, तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो सवाल नहीं बना पाओगे, और जब सवाल नहीं बनेंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? जब नंबर ही नहीं आएंगे तो तुम आईआईटी कैसे पहुँचोगे? समझ रहे हो? तुम्हारा एक एक डाउट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हें बात अभी तक समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर डाउट हो, कैसा भी डाउट हो यार, कमेंट कर दो। कमेंट करने में प्रॉब्लम है ना, आ जाओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, तुम्हारे सारे डाउट के आंसर तुमको दे दूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी कमी, अगर तुम्हें आज 11th में हो, तुम्हें ये लग रहा है कि यार मेरे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो याद रखो कहीं ना कहीं आपने अभी तक एक कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, कुछ आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इस चैनल पे, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा, वो रोड मैप प्रॉपर मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी चीज़ें समझाने की। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी 11th में हैं तो इस चैनल पर मैं आपको 11th कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ अभी, आप उसको भी आके पढ़ सकते हैं। चलो, तब तक के लिए आप ऐसे ही काम करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।